हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं फिर से कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। पहली कहानी। मैं रोहन लखनऊ में रहता हूँ। ये बात 2025 की है। मेरी सबसे पुरानी दोस्त शालिनी, जो मेरे साथ 5वीं कक्षा से है, हमेशा कहती थी कि वो भूत देख सकती है और उनसे बात कर सकती है। वो कहती थी कि उसे हर जगह भूत दिखते हैं, कभी सिर्फ छाया, कभी बस एक एहसास और कभी पूरा भूत सामने खड़ा दिखता है। मुझे एक भूत की बात याद है जिसका नाम उसने जीतू बताया था। एक बूढ़ा आदमी जो उसके अलमारी में दिखता था। वो कुछ बुरा नहीं करता था। बचपन में मुझे ये सब सच लगता था, पर बड़े होते होते मुझे लगा ये सब बच्चों की बातें हैं। मैंने सोचा शालिनी भी इसे भूल गई होगी। फिर मैं कुछ साल के लिए दूसरी जगह चला गया। इस गर्मी में मैं लखनऊ वापस आया और शालिनी से मिला। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने मजाक में पूछा, कोई भूत दिख रहा है क्या आसपास? उसने कहा, हाँ कुछ है, पर एक बूढ़ी औरत जो मम्मी के कमरे के बाहर है वो सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही है। मैं मन में सोच रहा था, हाँ अच्छा, मुझे साइंस, दिमाग की बातें और तर्क पर भरोसा है। मुझे लगता है कि इंसान का दिमाग बहुत ताकतवर है और अपनी डर की वजह से हमें चीज़ें दिखाता है। मैं हमेशा लोगों की ऐसी बातों का सम्मान करता हूँ और उसे ध्यान से सुनता हूँ, पर मन में कहीं ना कहीं शक तो रहता ही है। मैंने मज़े के लिए उससे पूछा, बता वो औरत कैसी है? उसने कहा, वो एक बूढ़ी औरत है, शायद वाराणसी से है और लगता है वो हमारी मम्मी से रिश्ते में है। वो थोड़ी देसी टाइप की है। मुझे लगा ये मेरी मरी हुई नानी जैसी लग रही है, पर यह इत्तेफाक भी हो सकता है। वाराणसी में तो सबकी नानी होती है और शालिनी को पता है कि मम्मी थोड़ा देशी खून से है। मैंने उससे कुछ खास सवाल पूछे। उसने मेरे नाना का नाम सही बताया। ये भी बताया कि मैं नानी को कितने साल तक जानता था। ये भी कि नानी ने मुझे बचपन में क्या गिफ्ट दिया था और उनके बच्चों में से कौन जिंदा है और कौन नहीं। आखिरी बार मैंने दीवार पर एक फ़ोटो दिखाई। उसमें नानी के बच्चे थे। मैंने पूछा, इन लड़कियों में से कौन सारी रात पार्टी करती थी और हमेशा मुसीबत में पड़ती थी? और उसने सही जवाब दिया। अब मैं सच में डर गया था, पर फिर भी मन नहीं मान रहा था। मैंने सोचा, शालिनी मुझे 8 साल से जानती है, क्या उसे पुरानी फ़ोटो देखी होगी कहीं तो वो जानती होगी। मम्मी से मेरी बात सुनी होगी, या शायद मैंने उसे खुद कुछ बताया होगा और अभी भूल चुका होऊंगा। उसने कहा, एक और भूत है, एक आदमी जो बात करना चाहता है। मैंने मज़े में उससे सवाल पूछना शुरू किया। वो कितने साल का है? साल का था जब वो मरा? कब मरा? जिंदा रहते क्या करता था? मैंने हंसते हुए ये भी पूछा कि उसका टाइप क्या था और क्या वो सिंगल था। फिर हम चुप हो गए और अपने फ़ोन में लग गए। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। अचानक मुझे अपनी गर्दन के दाहिनी तरफ ठंडक लगी। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। सोचा शायद हवा होगी या दिमाग का वहम होगा। वो ठंडक थोड़ी अलग थी, जैसे कोई बर्फ़ की चीज़ मेरे गले के नीचे छू रही हो। मैंने फ़ोन से नज़र नहीं उठाई।
तभी शालिनी ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे अभी एक ख्याल आया कि वो आदमी तुम्हारी गर्दन को छू रहा है। उसने वही जगह दिखाई, दाहिनी तरफ, गले के नीचे। मेरा दिल धक से बैठ गया। ये इत्तेफाक, उसकी पहले की बातें, सब मिलाकर मैं सच में घबरा गया। भले ही ये कोई बड़ी डरावनी बात नहीं थी, पर मेरे लिए अपने यकीन पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी था। मैं अभी भी थोड़ा शक्की हूँ। ज़्यादातर चीज़ों को दिमाग का खेल मानता हूँ, पर अब लोगों की कहानियों को ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। जो लोग ढोंग करते हैं कि वो भूत देख सकते हैं, वो आम तौर पर ध्यान या पैसे के धन या पैसे के लिए ऐसा करते हैं, पर शालिनी को इससे कुछ नहीं मिलता। वो तो उल्टा परेशान होकर कहती है, बस नज़रअंदाज करो। यही बात मुझे लगता है कि वो शायद सच कह रही हो। वो न तो डराने की कोशिश करती है, न इंटरनेट पर फेमस होना चाहती है, न किसी को ठगने के लिए टेबल पर हथेली पड़ने का ढोंग करती है। ये उसके लिए बस एक आम बात है, और सच में अगर वो सच कह रही है तो ये उसके लिए कितनी बुरी बात होगी। अगली कहानी। मेरा नाम राहुल है और मैं इंदौर, मध्य प्रदेश का हूँ। यह घटना साल 1997 की है। मुझे जो पहली यादें आती हैं वो मेरे परदादा परदादी के घर की हैं। उनका घर बहुत पुराना था और उसमें कई रहस्य छिपे हुए थे। मेरे परदादा के गुजर जाने के बाद मैं अक्सर अपनी परदादी के साथ रहता था। वह पूरी तरह से अकेली रहती थीं। हम रात में दरवाज़ों और दीवारों पर खटखटाहट सुनते थे, कभी कदमों की आवाज़ें तो कभी फुसफुसाहट, कभी बर्तनों की खनखनाहट। मैं उस समय सिर्फ 4 या 5 साल का था। मेरी परदादी मुझे समझाती थी कि यह सब मेरे दादाजी की वजह से हो रहा है और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कभी कभी उनसे मजाकिया अंदाज में भी बात करती थी। मैं उस समय इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। 1 साल बाद वह भी चल बसी। उनके जाने के बाद हम उस घर में रहने आ गए। मैं उस समय 8 साल का था और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। घर 1930 के दशक में बना था और मूल रूप से सिर्फ 2 बेडरूम थे। मेरे पास अपना एक कमरा था। मेरे छोटे भाई और बहन जो जुड़वा थे, उनका एक दूसरा कमरा था। वे अभी सिर्फ 1 साल के थे और अपने पालने में सोते थे। मेरी माँ और उनके तीसरे पति सोफे के नीचे से निकलने वाले बिस्तर पर सोते थे। मेरा कमरा लिविंग रूम की तरफ था। मेरे दरवाजे से मैं उन्हें सोते हुए देख सकता था। मेरे कमरे में एक बड़ी अलमारी थी और एक मेटल का बिस्तर। जब हम उस घर में पहली बार आए तो मैंने कुछ अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू की। मैं रात में आवाज़ों से जाग जाता और लिविंग रूम में एक परछाई को इधर उधर घूमते हुए देखता था। मैं डर जाता और अपना सिर ढककर सोने की कोशिश करता। मैं अक्सर अलमारी में से कुछ आवाज़ें सुनता था। एक रात मैं तेज़ रोशनी से जाग गया। रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरे दिमाग में पहला ख्याल यह आया कि कोई कार मेरी खिड़की के सामने खड़ी है, लेकिन यह संभव नहीं था। एक रात मैंने एक आकृति देखी जिसे सबसे अच्छे तरीके से समझाऊं तो वह एक परछाई से उलट थी, जैसे वह रोशनी से नहाई हुई हो।
और वह मेरी माँ के ऊपर खड़ी थी। कुछ रातों को मैं खिड़की पर खरोंच या खटखटाहट सुनता था। एक रात मेरा मेटल का बिस्तर हल्के से हिलने लगा, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी आवाज़ और बिस्तर का हिलना, और फिर एक अजीब ढंग से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। इसके कुछ समय बाद मुझे पहली बार नींद में लकवा लगा, यानी कि स्लीप पैरालिसिस हुआ। अगले दिन मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया और उन्होंने भी यही अनुभव होने की बात कही। उन्होंने इसे एक परछाई वाले आदमी के रूप में बताया, जिसके सिर पर एक हुड था और वह उन्हें दबाकर उनकी ऊर्जा खींच रहा था। हमने उसका नाम भी रख दिया, हुडी वाला इंसान। यह साल 1997 की बात है और उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें आम हैं। मेरे पास और भी ऐसी कहानियाँ हैं, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अगली कहानी। मेरा नाम अविनाश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे पास एक अद्भुत क्षमता है, जी, टेलीपैथी। मैं दूसरों के विचार पढ़ सकता हूँ। सबसे पहले मैं किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास यह क्षमता है। मेरा एक मकसद है सिर्फ उन लोगों के सवालों का जवाब देना जो इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं। पैरासाइकोलॉजी। टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, इशारे किए या लिखे किसी दूसरे व्यक्ति के विचार, भावनाएं या गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करना। मैंने ये क्षमता तब खोजी जब मैं सिर्फ 7 साल का था। मैं और मेरा दोस्त सिनेमन कैंडी खाने गए। हमने उसे सुपरमार्केट में ख़रीदा और दोनों ने एक एक कैंडी खाई। मुझे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी, वाह, ये तो बहुत बेकार है। मैंने जवाब दिया, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। वह डर गया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद नहीं आया? मैंने तो यह बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सोचा था। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह थोड़ा घबरा गया और कैंडी थूक कर घर चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि जब भी मैं अपने दोस्त से बात करता, मैं उनकी एक आवाज़ सुनता जब वे कुछ कहने वाले होते थे। मैं हमेशा उनसे पहले बोल जाता और वे हैरान हो जाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुझे अजीब और बोरिंग समझना शुरू कर दिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। दोस्त बनाए रखने के लिए मैंने यह बताना बंद कर दिया कि मैं उनके विचार सुन सकता हूँ। किशोरावस्था में मैं कई लड़कियों से मिला और उनके साथ रिश्ते बनाए। मेरे दोस्त, जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था, समझ नहीं पाते थे कि मैं इतनी लड़कियों को कैसे डेट कर लेता हूँ। मैं मजाक में कहता, जब तुम्हें पता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो यह आसान हो जाता है। वे ये सुनकर हंस देते थे। जो आवाज़ मैं सुनता हूँ वह हमेशा उस व्यक्ति की आवाज़ जैसी नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ उस व्यक्ति का इरादा या भावना होती है, लेकिन कभी कभी यह उसकी असली आवाज़ जैसी होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है। जीवन में मैंने कुछ लोगों को यह बताया कि मेरे पास यह क्षमता है। जब मैंने बताया तो मुझे यह साबित करना पड़ा कि वह जो सोच रही या रहा है
वह मैं जानता हूँ। फिर भी ज़्यादातर लोगों ने यह नहीं माना और इसे कोई मानसिक या जादू का करिश्मा समझा। बड़े होकर मैंने यह क्षमता लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैं एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट बनने का चुनाव कर चुका हूँ। जाहिर है मैं अपने सेशन में बहुत अच्छा करता हूँ और मेरे मरीज़ मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने इसे लिखने में बहुत मेहनत की है, लेकिन आप ये मत बोलना कि मैं आपके विचार पढ़ सकता हूँ। अगली कहानी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक मैकेनिक हूँ। यह 22 मई 2023 का दिन था, एक सामान्य दिन। मैं जो एक मैकेनिक हूँ, शाम को लगभग 6 बजे तक मरम्मत का काम पूरा कर चुका था, लेकिन 7 बजे तक वापस नहीं लौटा। सूरज पहले ही डूब चुका था और बेस तक का रास्ता छोटा था। सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। हवा भारी लग रही थी, खामोशी अलग थी उस दिन। मैं बैरक की पहली मंजिल पर रहता था। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कम रुपए है इस वजह से मैं बैरक में रहता हूँ, जिसमें एक ही कमरे में बेड के ऊपर बेड लगे होते हैं। तो मैं बैरक की पहली मंजिल पर रहता था, साइट एग्जिट के पास एक कमरे में, थोड़ा दूर और शांत। जब मैं अंदर आया, अभी भी यूनिफॉर्म में था, तो मैं बिस्तर पर गिरकर सो गया। यह असामान्य नहीं था, लेकिन रात 2 बजे जागना असामान्य था। मैं हमेशा रात 9 बजे जागता था। कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा दिन ही खो दिया हो। मैं बैठ गया बेहोश सा, यह देखने के लिए कि मैं सचमुच जागा हूँ या नहीं। मैंने अपनी डेस्क से नोटबुक उठाई और कुछ लाइनें पढ़ी। शब्द साफ थे और असली। तभी मैंने आवाज़ को सुना, अलमारी से एक आवाज़। यह ज़्यादा ज़ोर से नहीं थी, लेकिन साफ थी। कुछ खिसक रहा था, शायद गिर रहा था। यह अजीब नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अलमारी में कार के पुर्जे रखता था। लेकिन जो अजीब था वो ये कि मोशन सेंसर लाइट नहीं जली। यह सिर्फ तब जलती थी जब कोई अलमारी के अंदर हिलता था। मैंने थोड़ा सोचा, फिर उठकर देखने चला। दरवाज़ा थोड़ा खोला था, जैसे मैं हमेशा छोड़ता था, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था, कुछ भी जगह से नहीं हटा था। मैं वहाँ खड़ा रहा। खामोशी फैली हुई थी, ठंड मेरी त्वचा में घुस रही थी। शायद मैंने इसे झांसा दे दिया, शायद मैं बस थका हुआ था। मैं फिर से जाकर सो गया। फिर मैं जागा, इस बार अलग तरह से। हवा बहुत ठंडी थी, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ठंडी। मेरा हीटर चालू था, लेकिन वो ठंड को कम नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी, सोच समझकर की गई रसासत अलमारी के अंदर। मैं स्थिर रहा, दीवार की ओर मुंह करके। मेरा पूरा शरीर तन गया। मैं झांसा नहीं दे रहा था, कोई कुछ तो अंदर था। मैंने आंखें बंद कर ली और हिला नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर ऐसे रहा, बहुत कम सांस लेते हुए, इसके बंद होने का इंतज़ार करते हुए। मैं वैसे ही लेटा रहा। सुबह 5 बजे जब लोग उठने लगे,
तब मैंने खुद को मोड़ कर देखा। अलमारी का दरवाज़ा खुला था, बस एक ज़हरी नहीं, पूरी तरह खुला हुआ था। मुझे पता है कि मैंने इसे थोड़ा बंद किया था, मुझे पता है कि मैंने इसे चेक किया था, लेकिन यह खुला था और मोशन लाइट बंद थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, कोई नहीं माना, शायद मैं भी नहीं मानता। लेकिन अगले हफ्ते मैं तीसरी मंजिल पर चला गया और अब भी मैं अलमारी की तरफ पीट करके नहीं सोता। अभी भी मुझे डर लगता है। ओके दोस्तों, ये थी आज की वो सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम लिंक पे भेज सकते हैं। थैंक यू।